हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस एंड सॉलिड्स इन लिक्विड्स। मतलब हमें लिक्विड्स के अंदर गैस कितना सोल्यूबल होती है और सॉलिड्स कितना सोल्यूबल होते हैं, हमें ये पढ़ना है आज। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए सोल्युबिलिटी क्या होता है। तो जो सोल्युबिलिटी होता है, सोल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है, किसी सॉल्वेंट के अंदर कोई सब्सटेंस कितना डिज़ोल्व हो सकता है उसको हम उसकी सोल्युबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो सोल्युबिलिटी को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? सोल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस expresses the minimum amount of which can be dissolved in a minimum amount of substance, which can be dissolved in a specific amount of solvent। ठीक है, तो ये सोल्युबिलिटी की डेफिनेशन हो जाएगी। तो जो सोल्युबिलिटी है किसी सब्सटेंस की, वो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें देखना है नेचर ऑफ सोल्यूट। ठीक है, हम देखेंगे नेचर ऑफ सोल्यूट, जो सब्सटेंस हम उसके अंदर सॉल्वेंट के अंदर ऐड कर रहे हैं उसका नेचर कैसा है। सेकंड हम देखेंगे कि जो सॉल्वेंट है उसका नेचर कैसा है, मतलब जो सॉल्वेंट है जिसके अंदर हम घोल रहे हैं सोल्यूट को, उसका नेचर कैसा है। थर्ड हम देखेंगे कि टेम्परेचर की कंडीशन कैसी है, और फोर्थ हमें चेक करना है कि प्रेशर की कंडीशन कैसी है। ठीक है, तो अब हमें जो सोल्युबिलिटी गैस की लिक्विड्स के अंदर अलग टॉपिक पढ़ना है और सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन सॉलिड्स अलग टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, मतलब गैसेस की लिक्विड्स के अंदर और गैसेस की सॉलिड्स के अंदर हमें अलग अलग टॉपिक में इनको पढ़ना है, जिसमें से जो हमारी सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम सबसे पहले सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स ही पढ़ेंगे आज। मैं आप सब लोगों को यही बोलूँगी, यही सजेस्ट करूँगी कि आप ये जो मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ इसके नोट साथ साथ प्रिपेयर कर लें, क्योंकि आप बुक के अंदर से पढ़ोगे तो थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है ये टॉपिक। तो हमें पढ़ना सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स सबसे पहले। तो यहाँ से गैसेस जो हैं लिक्विड्स के अंदर डिज़ोल्व होती हैं और एक होमोजेनस सॉल्यूशन बनाती है। होमोजेनस सॉल्यूशन का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म होता है वो हर तरीके से। तो सोल्युबिलिटी जो है गैस की लिक्विड के अंदर, वो भी इन्हीं चार फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगी कि सोल्यूट का नेचर कैसा है, सॉल्वेंट का कैसा है नेचर, टेम्परेचर क्या है और प्रेशर की कंडीशन क्या है। तो जो सोल्युबिलिटी है ना अलग अलग गैसेस की, अगर हम जो सॉल्वेंट है, ठीक है, अगर हम एक सॉल्वेंट मान लेते हैं और हम उसके अंदर अलग अलग गैसेस को सोल्यूबल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो ये जो सोल्युबिलिटी है कि अलग अलग गैस है वो सेम सॉल्वेंट के अंदर मतलब एक तरीके से ही सोल्यूबल नहीं होते, उनकी सोल्युबिलिटी अलग अलग होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो गैसेस होती हैं जैसे कि हमारे पास नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हीलियम गैस हो गई। ठीक है, तो ये सारी की सारी वाटर के अंदर डिज़ोल्व होगी बहुत थोड़े अमाउंट में। ठीक है, ये वाटर के अंदर अगर मैं डिज़ोल्व करने इसको जाऊँ तो ये बहुत लिटिल एक्सटेंट तक क्या होती हैं, सोल्यूबल होती हैं। ठीक है, सबसे पहली बात। लेकिन अगर मैं गैसेस ले लूँ, जैसे कि मेरे पास अमोनिया हो गई, सल्फर डाइऑक्साइड होगी, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड गैस हो गई, ठीक है, तो ये वाटर के अंदर बहुत ज़्यादा हाईली सोल्यूबल हैं, हाईली सोल्यूबल। अब ये क्यों है, ये क्यों, मतलब ये कम सोल्यूबल क्यों है और ये हाईली सोल्यूबल क्यों है, इसके भी बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक रीज़न है केमिस्ट्री के अंदर। तो जो सोल्युबिलिटी है इन गैसेस की, ये इसलिए होता है क्योंकि ये जो गैसेस है वो केमिकली रिएक्ट कर जाती हैं वाटर के साथ। ये वाली जो गैसेस है ये वाटर के साथ केमिकली रिएक्ट कर जाती हैं। जो अमोनिया है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेती है। ठीक है, यहाँ से हम ये बोल सकते हैं ये बना लेगी अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ये सल्फ्यूरस एसिड बना लेगी ऐसे ही, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लेगी।
तो ऐसे करके इन्होंने क्या किया, केमिकली रिएक्ट कर लिया है, इसीलिए ये ज़्यादा सोल्यूबल है उसके अंदर, ठीक है। तो इसीलिए हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि मोस्ट सोल्यूबल गैसेस वो होती हैं जो केमिकली रिएक्ट करती हैं लिक्विड सॉल्वेंट के साथ, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट की पॉइंट है, द मोस्ट सोल्यूबल गैसेस, द मोस्ट सोल्यूबल गैसेस are those which chemically react with the liquid solvent, ठीक है। ओके, तो जो सोल्युबिलिटी है, अब हमने देख लिया ये जो चीज़ आती है ना, ये नेचर ऑफ गैस के अंदर आती है। तो आप ये जो सबसे पहले वाला पॉइंट पढ़ रहे हो ना, ये क्या है, नेचर ऑफ गैस, गैस का नेचर कैसा है, ठीक है। इसके अंदर हम एक और पॉइंट ले सकते हैं नेचर ऑफ गैस के अंदर ही। अब हमने यहाँ पे बोला कि जो हमारा जो HCl गैस थी ना, वो डिज़ोल्व हो गई किसके अंदर, वाटर के अंदर। तो ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ये क्या है, एक पोलर गैस है, और ये भी क्या, वाटर क्या है, एक पोलर सॉल्वेंट है। अब जिन लोगों को पोलर चीज़ नहीं पता, पोलर वो होता है, अगर मैं मान लो HCl ले लेती हूँ, ठीक है, तो जो क्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑब्वियसली ज़्यादा होती है हाइड्रोजन से, तो इस पर डेल्टा पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इस पर क्या हो गया, दो पोल्स जनरेट हो गए हैं, पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल, ऐसे करके मान सकते हो, ठीक है। तो ये बोलेंगे हम जो HCl है वो पोलर है। ऐसे जो हमारा वाटर होता है ना, वाटर को भी जो हमारा H2O होता है, ठीक है, उसमें ऑक्सीजन है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है, तो इस हाइड्रोजन की वजह से इसके पास -1 और इसके ऊपर +1, इसकी वजह से इसके ऊपर क्या हो जाएगा, +1, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ है, यहाँ पे भी पोल्स जनरेट हो गए हैं, तो इसीलिए जो वाटर है वो भी क्या है, पोलर है, ओके। तो जो पोलर गैस है वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व हो जाती है। अब क्यों हो जाती है, क्योंकि अगर मैं HCl की बात करूँ, यहाँ पे मैंने HCl लिख दिया, और यहाँ पे अगर मैं वाटर लिखूँ, यहाँ पे मैंने वाटर लिख दिया, ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज़्यादा है, इस पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर डेल्टा पॉजिटिव हो जाएगा ये, ठीक है। अभी डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ना, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींच पाएगा। तो इसमें जो क्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्लोरीन की तरफ ज़्यादा खींचे हुए हैं, ठीक है। अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ ना, तो आप ऐसे करके रिप्रेजेंट कर सकते हो इसको, ये जो इलेक्ट्रॉन है, जब इनके ऊपर ये चार्ज आया है ना, डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की साइड हैं, ठीक है। तो ऐसे दिखाते तो हम बीच में ही हैं, लेकिन ये चार्ज का साइन दिखा देते हैं। अब क्या है, यहाँ से देखो, ये क्या करेगा, इसके ऊपर भी डेल्टा नेगेटिव आया हुआ है, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव रहता है, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव रहता है, यहाँ पे ऊपर दिखाते होते हैं एंड नीचे शो कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो है क्लोरीन इस हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा, और किस बॉन्ड के थ्रू, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो HCl है वो यहाँ पे वाटर के अंदर क्या हो गया है, सोल्यूबल हो गया है, ठीक है। मतलब पोलर चीज़ जो है वो पोलर के अंदर ही डिजोल्व होती है, ठीक है। हमारी केमिस्ट्री में एक रूल होता है, लाइक डिजोल्व्स लाइक, मतलब जो जैसा होता है वो उसी के साथ डिजोल्व होता है। वो होता है ना, हमारी रियल लाइफ में भी होता है कि जो जैसा है उसके वैसे के साथ ही बनती है, तो वैसे ही कुछ बात है केमिस्ट्री में भी। तो इसके लिए हम ये बोल सकते हैं, पोलर गैस डिजोल्व्स इन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है, ये बोल सकते हैं। अब देखिए ये हो गया, लेकिन जो गैसेस नॉन पोलर हैं, नॉन पोलर गैसेस कौन सी थी, जैसे कि हमने बताया ऑक्सीजन थी, नाइट्रोजन गैस थी, हाइड्रोजन गैस थी, ये सोल्यूबल नहीं होती वाटर के अंदर, ठीक है, आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर, इसी रूल की वजह से नहीं होती, ये एक रूल है, ठीक है। तो ये की पॉइंट हैं, कुछ आपको लोगों को आने चाहिए केमिस्ट्री के अंदर, जिससे आपके कॉन्सेप्ट बनते हैं इन्हीं चीज़ों से। तो ये हमारा पहला फैक्टर था। अभी जो हमारा दूसरा फैक्टर है वो हमारा है टेम्परेचर। अब देखिए टेम्परेचर है हमारा, या फिर हम इसको लिख सकते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। जो सोल्युबिलिटी होती है गैस की वो डिक्रीज़ हो जाती है अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है। तो इसको लिखोगे, द सोल्युबिलिटी
ऑफ ए गैस डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो अब ऐसा क्यों हुआ, इसके लिए क्या लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पे दे सकते हैं। मतलब क्या है, सोल्यूबिलिटी डिक्रीजेस व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीजेस। ठीक है, तो क्या हुआ है ऐसा, अब खुद कंसीडर करके देखो, ये छोटी सी बात है, ऑब्जर्वेशन है। यहाँ क्या है, लिक्विड है, ठीक है, ये वेसल बंद है, ठीक है, ये क्या है, लिक्विड है, और यहाँ पे जो वेपर्स बने हुए हैं वो गैस के हैं, ठीक है, यहाँ पे ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। तो अब देखो आप क्या चाहते हो यहाँ पे कि जो ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो लिक्विड के अंदर क्या हो जाएं, डिज़ोल्व हो जाएं, ठीक है। और ये कब होंगे डिज़ोल्व, ये डिज़ोल्व तब होंगे जब ये इसके कांटेक्ट में आएगा, कंडेंस हो जाएगा और ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन आप लोग खुद ही सोचो, अगर आप टेम्परेचर यहाँ से कोई भी आप स्टोव वगैरह कुछ भी लगा के, आपने यहाँ पे बर्नर वगैरह लगा के इसको टेम्परेचर दे दिया तो इनकी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई गैस के मॉलिक्यूल्स की। जब इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है तो क्या ये इनके साथ मिलेंगे और लिक्विड में कन्वर्ट होंगे, नहीं होगा ऐसा, ठीक है। इसीलिए जब भी हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं सोल्यूबिलिटी किसी भी गैस की डिक्रीज़ हो जाती है। ये सिंपल सी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है इसके लिए, ठीक है। और इसके साथ साथ हम एक थर्मोडायनेमिक व्यू भी देख सकते हैं। थर्मोडायनेमिक्स जिसको आती है उसको ये बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो होता क्या है, जनरली जब भी गैस को डिज़ोल्व होना होता है लिक्विड के अंदर तो इवोल्यूशन ऑफ हीट होता है। इसका मतलब क्या है, जब भी कोई गैस लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व होगी, गैस जो है वो लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व होगी, सॉल्यूशन बनेगा उनका, तब ये रिएक्शन कैसी होगी, एक्सोथर्मिक होगी। दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, लॉस ऑफ हीट होगा, हीट बाहर निकलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को पता ही होगा कि जब भी मैं इसको लिखने जाऊँगी, आपने ली-चैटले प्रिंसिपल पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम के अंदर, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है यहाँ पे, अगर मैं गैस प्लस सॉल्वेंट की यहाँ पे बात करूँ, लिक्विड की जगह अगर मैं सॉल्वेंट लिखूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ से गैस लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व करना, मतलब हमारा क्या है यहाँ पे सॉल्वेंट है, सिंपल सी बात, ठीक है। तो इससे क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा, और यहाँ पे हीट जो है वो यहाँ पे बाहर आई है, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या है, जो सॉरी यहाँ पे ये हीट है, तो यहाँ पे होगा क्या, एनर्जी जो है वो एज ए हीट या फिर एनर्जी हमें एज ए प्रोडक्ट मिली है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट की फॉर्म में एनर्जी मिल रही है, ऊपर से आप लोग क्या कर रहे हो, इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, मतलब इसको और ज़्यादा हीट दे रहे हो। तो क्या होगा, जो रिएक्शन होगी ना वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगी, मतलब रिवर्स में चली जाएगी और सोल्यूबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। आपने ली-चैटले प्रिंसिपल पढ़ा होगा 11th क्लास के अंदर, बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग है ये चीज़, ठीक है। या फिर अगर मैं थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग आपको बताऊँ तो हमें पता है डेल्टा एच, यहाँ पे रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच होती है नेगेटिव, ठीक है। अब एक और चीज़ होती है जो एंट्रोपी होती है। एंट्रोपी क्या होती है, किसी भी सिस्टम की डिग्री ऑफ रैंडमनेस या फिर उसकी फ्रीनेस। इसका मतलब क्या है कि कितनी उसके अंदर फ्रीनेस है, रैंडमनेस है किसी सिस्टम के अंदर, वो उसकी एंट्रोपी होती है, ठीक है। तो जो एंट्रोपी है वो भी नेगेटिव के अंदर आनी चाहिए। ये जो चीज़ें हैं, ये जो टर्म्स आप थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आपने पढ़ ली होंगी। तो जो डेल्टा एस है वो भी नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, जो डेल्टा जी है, डेल्टा जी की ये फेमस इक्वेशन होती है गिब्स फ्री एनर्जी की, इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। डेल्टा एच यहाँ से क्या आई है, नेगेटिव आई है, ठीक है। डेल्टा एस यहाँ से क्या है, नेगेटिव है। और ध्यान रखना, अगर आप लोग चाहते हो कि कोई रिएक्शन अपने आप हो जाए, कोई चीज़ अपने आप हो जाए, मतलब क्या है, अगर वो स्पॉन्टेनियस हो, जो चीज़ अपने आप हो जाती है, इजीली हो जाती है, उसको स्पॉन्टेनियस बोलते हैं, ठीक है। स्पॉन्टेनियस होने के लिए किसी भी रिएक्शन को जो डेल्टा जी है, अगर बड़ा जी लिखें, डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव में आना चाहिए, ठीक है। तो हमारी यहाँ से कोशिश क्या रहेगी, ये जो डेल्टा जी है ये हमारा नेगेटिव में आना चाहिए। अब देखो ये नेगेटिव में है, ये नेगेटिव में है। अब यहाँ से अगर टेम्परेचर क्या है, यहाँ पे नेगेटिव में है ना यहाँ पे, तो क्या है, आप लोग क्या कर रहे हो, ये माइनस का निशान है, ठीक है। और अब यहाँ पे टेम्परेचर है। आप लोग क्या कर रहे हो, यहाँ से टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो, मतलब टेम्परेचर की पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे क्या हो जाएगा,
पॉजिटिव हो जाएगा, ओवरऑल हो जाएगा पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो सोच के देखो डेल्टा जी, अगर जितना ये टेम्परेचर बढ़ेगा, जितना यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी पॉजिटिव वैल्यू बढ़ेगी, जितनी पॉजिटिव वैल्यू बढ़ेगी उतनी नेगेटिव वैल्यू क्या होगी, यहाँ से कम होगी। तो डेल्टा जी जो है वो किस में चली जाएगी, यहाँ से वो पॉजिटिव में चली जाएगी। लेकिन किसी केमिकल रिएक्शन के स्पॉन्टेनियस होने के लिए हम चाहते हैं कि वो रिएक्शन हो जाए, डेल्टा जी नेगेटिव में होनी चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए यहीं से टेम्परेचर अगर कम है तो ये जो वैल्यू है पॉजिटिव वाली ये कम होगी, आगे से जो डेल्टा एच की वैल्यू है नेगेटिव वाली ये ज़्यादा होगी, और डेल्टा जी हमारा किसके अंदर आएगा, नेगेटिव के अंदर आना चाहिए। और डेल्टा जी जब नेगेटिव होगा दैट मीन्स वो केमिकल रिएक्शन अपने आप हो रही है। अगर आप गैस को सोल्यूबल कर रहे हो किसी सॉल्वेंट के अंदर, लिक्विड के अंदर, तो वो सोल्यूबल हो जाएगी जब डेल्टा जी उसके लिए नेगेटिव हो। ठीक है, तो इस यहाँ से ही वो जो सिंपल सा कंक्लूजन है, यहाँ से हमें पता चल रहा है जितना टेम्परेचर यहाँ पे ज़्यादा होगा उतनी सोल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि ये डेल्टा जी पॉजिटिव के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि हमारी सोल्युबिलिटी ज़्यादा हो तो हमें टेम्परेचर को यहाँ पे कम रखने की ज़रूरत है। जब यहाँ पे टेम्परेचर होगा कम, जब यहाँ पे टेम्परेचर कम होगा तो ये जो पॉजिटिव वैल्यू है ये कम होगी और नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा होगी। नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा का मतलब क्या है, वो रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, वो जो सोल्यूबल हो रही है गैस किसी लिक्विड के अंदर वो सोल्यूबल हो जाएगी। ठीक है, तो सिंपल सा कंक्लूजन क्या है, टेम्परेचर मस्ट बी लो टू गेट ए नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा जी टू डिजोल्व गैस इन लिक्विड। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट अपनी कॉपी में आराम से लिख लेना।